हेलो गाइस, जैसा कि देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम अवयवी कणों की संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अवयवी कणों के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने क्या है, विभिन्न एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को ज्ञात भी किया। उसके लिए हमने एक सूत्र भी बताया था, जिस सूत्र का उपयोग करके हमने अवयवी कणों की संख्या को निकाला है ना। तो आई होप कि आपको अवयवी कणों की संख्या समझ में आई होगी। अब इसके बाद अब एक चीज़ गौर करना आप, क्या कि अवयवी कणों की संख्या तो ठीक है, अब इन अवयवी कणों की संख्या के आधार पर ही कई बार क्या होता है कि हमसे एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित कुछ सूत्र पूछ लिए जाते हैं कि आपको एकक कोष्ठिका का सूत्र ज्ञात करना होता है। तो एकक कोष्ठिका का सूत्र ज्ञात कैसे करें, इसके भी तरीके हैं हमारे पास। हम आसानी से एकक कोष्ठिका के सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको कि यहाँ पर देखना एक क्वेश्चन है कि एक एकक कोष्ठिका ए व बी कणों से बनी हुई है, जिसमें कण ए 7 कोनों पर उपस्थित हैं व कण भी 4 फलकों पर उपस्थित है। कण ए कहाँ पर 7 कोनों पर है, कण बी कहाँ पर 4 फलकों पर उपस्थित है। तो एकक कोष्ठिका का सूत्र क्या होगा। तो देखना यहाँ पर जब इस टाइप के न्यूमेरिकल हमें दिए जाते हैं तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप एक एकक कोष्ठिका बना लो, है ना। और अगर नहीं भी बनाते हो तब भी हमें पता लग जाएगा, आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। देखो इसने कहा कि 7 कोनों पर है, ये मैंने 7 कोनों पर जो है ये अवयवी कण डाल दिया, एक कोना छोड़ दिया, है ना। अब इसमें देखो 6 फलकों की करनी है, 4 फलकों पर है, तो ये 1 2 3 और ये 4, कोई से भी 4 फलक पर बना लो। तो यहाँ पर तो है ये कण बी, है ना, और ये यहाँ पर है ए, ये ए। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि आपको करना क्या है कि कण ए और बी को एक अनुपात में प्रदर्शित कर दो। अब इसमें देखो कण ए कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर। तो जैसा कि हमें पता है कि कोनों का योगदान कितना होता है, 1/8। कोनों का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। और कितने कोनों पर है, 7 पर है। देखो पहले तो 8 पर बताए थे हमने, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, अब केवल 7 पर है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो फलक का योगदान कितना होता है, 1/2। और कितने फलकों पर उपस्थित है, 4 फलकों पर, तो ये 4। तो इससे तो ये हो गए 2 बार कैंसिल, और यहाँ पर ये रेशो आ जाएगा 7/8 रेशो 2, और 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरीके से। तो ये तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7 अनुपात 8 को इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 16। तो देखना ए का रेशो कितना आया, 7, और बी का रेशो कितना आया, 16। तो यहाँ पर ये A7 B16, ये आपका आंसर इसमें आ गया। तो इस टाइप के और भी जो न्यूमेरिकल आते हैं, जब आपसे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों के आधार पर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कहें, तो आप उन्हें आसानी से समझा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक आध एग्जाम्पल और चेंज करके और डाल देता हूँ। जैसे कि देखना कि ए व बी कणों से बनी हुई एकक कोष्ठिका है, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके। एकक कोष्ठिका बनी हुई है जिसमें कण ए जो है
किनारों पर, कण ए कहाँ पर 12 किनारों पर उपस्थित है, और कण बी जो है वो 8 फलकों पर उपस्थित है। सॉरी, कण बी जो है 6 किनारे लिखो, 6 कोनों पर उपस्थित है। देखो कण ए तो जो है पूरे 12 किनारों पर है, और कण बी कहाँ पर है 6 कोनों पर है। तो अब हमें एकक कोष्ठिका का सूत्र निकालना है, तो वही हमने क्या कहा है। अब ये देखो डायग्राम आपको बनाओ तो बनाओ, वरना टाइम ना हो तो छोड़ो। डायरेक्ट आगे देखो ए कहाँ पर है 12 किनारों पर, तो किनारे का योगदान कितना होता है 1/4। कितने किनारे हैं 12, अनुपात बी, बी कहाँ पर है 6 कोनों पर, कोने का योगदान कितना होता है 1/8, और कितने कोने हैं यहाँ पर ये 6। ठीक है, तो ये 4 से तो ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो यहाँ पर ये 3 अनुपात 6/8 हो गया, है ना। और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 24 रेशो 6, और इसको भी देखो 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 6 से कितनी बार 4 बार, और ये कितनी बार 1 बार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A4B, क्योंकि B का देखो रेशो 1 है, तो A4B या BA4 कैसे भी लिख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और आपकी बुक में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आप उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। देखो निबिड़ संकुलन होता क्या है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि जो अवयवी कण होते हैं, जिन्हें हम अणु, परमाणु या आयन कहते हैं, इनको जो है ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। किसके रूप में, ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। और एक कोई भी ठोस हो या फिर क्रिस्टल हो जिसमें अवयवी कण जो है वो उनकी व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को हम देखो कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि यहाँ पर देखना कि ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया है ना, और इसमें ये मैंने अवयवी कणों को इसमें भर दिया है। देखो ये अवयवी कणों को यहाँ पर मैंने भर दिया है। देखो कि यहाँ पर इस क्रिस्टल में क्या है, मैंने अवयवी कण जो कि अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हैं, ठीक है, उनको भर रखा है ना। जब अवयवी कणों को जब इनमें भरते हैं तो इस व्यवस्था में देखना कि क्रिस्टल का अधिकांश भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, और क्रिस्टल का न्यूनतम भाग रिक्त होता है। क्रिस्टल का न्यूनतम भाग क्या होता है, रिक्त होता है। और इसी व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठोसों में कह दो या फिर क्रिस्टलों में कह दो। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि निबिड़ संकुलन क्या है, कि कोई भी ठोस हो या क्रिस्टल हो उसमें अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि अधिकांश भाग अवयवी, उस क्रिस्टल का या ठोस का अधिकांश भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है और न्यूनतम भाग रिक्त होता है ना। ठोस की यही व्यवस्था जो है ठोसों में निबिड़ संकुलन या निबिड़तम कहलाती है, जिसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखना कि जो ठोसों में या क्रिस्टलों में ये निबिड़ संकुलन पाया जाता है, ये 3 प्रकार से हो सकता है, जिसमें एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो तो यहाँ पर 3 प्रकार के निबिड़ संकुलन है, जिन्हें हम 1D क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, है ना। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2D, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग,
और 3D क्लोज पैकिंग यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, है ना। तो यहाँ पर त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 3 प्रकार से क्रिस्टलों में या ठोसों में निविड़ संकुलन समझा सकते हैं हम। इसमें देखना कि जो वास्तविक ठोस हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ये वास्तविक जो ठोस है या क्रिस्टल है वो त्रिविमीय ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विमीय और द्विविमीय जो है वो त्रिविमीय से ही प्राप्त किया गया है। जैसे अभी हम बात करें कि ये हमारे पास ये एक ठोस है, अब इसका आप देखो 3 डायमेंशनल पार्ट है, ये देखो ये इधर भी है ना, इधर भी है। तो इस तरीके से 3 दिशाओं में इसको ये इसका डायमेंशन है। तो वास्तविक जो ठोस होते हैं वो त्रिविमीय होते हैं और त्रिविमीय से ही जो है द्विविमीय को अलग किया है और द्विविमीय से एक विमीय को अलग किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निविड़ संकुलन में एक विमीय निविड़ संकुलन होता क्या है। बाकी ये निविड़ संकुलन आपको समझ में आया होगा कि किसी भी क्रिस्टल या ठोस में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि क्रिस्टल का अधिकांश भाग जो है अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, वह न्यूनतम भाग रिक्त होता है। इसे ही हम ठोसों में निविड़ संकुलन कहते हैं। अब ये निविड़ संकुलन जो है 3 अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जिसमें हम पहले प्रकार के निविड़ संकुलन के बारे में डिस्कस करें कि पहला है हमारा जो है एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसे हम क्या कहेंगे 1 डायमेंशनल 1D क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर देखो एक विमीय निविड़ संकुलन 1D क्लोज पैकिंग होती क्या है कि जब गोलों या अवयवी कणों का संकुलन केवल एक ही दिशा में हो तो इस प्रकार का निविड़ संकुलन एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। और इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या होगा, हमें क्या करना होगा कि गोलों को एक के बाद एक स्पर्श करते हुए जो है एक पंक्ति व्यवस्थित करनी होगी। यहाँ पर ये देखो ये सिर्फ गोलों की एक पंक्ति है जो केवल एक ही दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, ना तो ये ऊपर जा रही है ना ही अंदर की ओर ये इधर पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पे जब गोलों का निविड़ संकुलन केवल एक ही डायरेक्शन में हो तो इसे हम एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए जो है गोलों की एक पंक्ति व्यवस्थित की जाती है। अब इस व्यवस्था में देखना ध्यान से कि प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के स्पर्श में रहता है। यानी कि ये देखो ये गोला जो है कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को, ये वाला 2 गोलों को। इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे। तो इस व्यवस्था में क्या होता है कि प्रत्येक गोला जो है निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है। और जब कोई भी अवयवी कण या गोला जो है 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है या जितने भी अवयवी कणों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है ना। तो यहाँ पर इस निविड़ संकुलन में आपको क्या दिया है, क्या रखना है, और ये समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गया 1D क्लोज पैकिंग, है ना, ये तो हो गया 1D क्लोज पैकिंग। और इसमें जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या यहाँ पर समन्वय संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि किसी भी निविड़ संकुलित संरचना में एक अवयवी कण या गोला जितने कणों को स्पर्श किए हुए रहता है, जितने कणों को स्पर्श किए हुए रहता है उनकी संख्या ही समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो एक विमीय निविड़ संकुलन बस ये इतना सही है। और इसमें समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 2। इसके बाद हम बात करते हैं
द्विविमीय निविड़ संकुलन, है ना। द्विविमीय निविड़ संकुलन जो है 2D क्लोज पैकिंग, है ना। 2D क्लोज पैकिंग यानी कि जब अवयवी कण या गोलों का संकुलन दो दिशाओं में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो जब गोलों का संकुलन दो अलग अलग या दो दिशाओं में हो तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम ये अवयवी कणों या गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो इन गोलों को दो अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस आधार पर जो है द्विविमीय निविड़ संकुलन को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला भाग है वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कितने प्रकार का, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो है वर्ग निविड़ संकुलन, है ना, यह है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पर देखना वर्ग निविड़ संकुलन जो है क्या होता है, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम गोलों की एक पंक्ति को व्यवस्थित करते हैं। ये देखो गोलों की एक पंक्ति को मैंने व्यवस्थित कर दिया है यहाँ पर, है ना। अब गोलों की जो दूसरी पंक्ति को, इस पहली पंक्ति को अगर मैंने ए कह दिया तो गोलों की दूसरी पंक्ति को इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के गोलों के केंद्र जो है एक सीध में हो। जैसे ये देखो ये 1 2 इस तरीके से अन्य पंक्तियों को भी व्यवस्थित कर देते हैं। देखो देखो ये इस वर्ग निविड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि गोलों की एक पंक्ति को व्यवस्थित करते हैं और इसके ऊपर दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति के केंद्र पहली पंक्ति के गोलों के केंद्र की सीध में हो और इसी प्रकार से अन्य पंक्तियों को भी व्यवस्थित कर देते हैं, है ना। अगर ये पहली पंक्ति को ए कहा जाए तो दूसरी पंक्ति भी ए होगी और तीसरी पंक्ति भी ए होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। और इस व्यवस्था में देखना ध्यान से कि एक गोला देखो ये 1 2 3 और ये 4 गोलों को स्पर्श करता है। अगर मैं इन चारों के केंद्रों को मिलाऊं तो यहाँ पर ध्यान से देखना एक वर्ग का निर्माण होगा और इस आधार पर क्या है, इस निविड़ संकुलन को हम वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्योंकि इस व्यवस्था में क्या होता है कि एक गोला 4 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श किए हुए रहता है। जब उनके केंद्रों को मिलाया जाता है तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इस आधार पर इस निविड़ संकुलन को हम वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर समन्वय संख्या का मान कितना होगा, 4, क्योंकि इस वर्ग निविड़ संकुलन में एक गोला कितने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श किए हुए रहता है। इस आधार पर समन्वय संख्या का नाम, क्योंकि समन्वय संख्या कितनी होगी यहाँ पे 4, और यह व्यवस्था वर्ग निविड़ संकुलन कहलाती है। इसके बाद हम द्विविमीय निविड़ संकुलन में दूसरा निविड़ संकुलन आता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें षटकोणीय निविड़ संकुलन को। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए हम गोलों की एक पंक्ति को
व्यवस्थित करते हैं। ये देखो, अब गोलों की जो दूसरी पंक्ति है वो इस पंक्ति में, ये देखो ये गर्त, ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं हमें, इन गर्तों में या इन गड्ढों में व्यवस्थित करते हैं। ये देखो, इसी प्रकार अब तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित करते हैं। ये देखो, देखना ध्यान से कि इसी प्रकार से हम आगे अन्य पंक्तियों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, पहली पंक्ति के जो गर्त हैं उनमें दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया, और दूसरी पंक्ति के गर्तों में तीसरी पंक्ति को, और तीसरी पंक्ति के गर्तों में चौथी पंक्ति को हमने व्यवस्थित कर दिया। अब इसमें देखना गौर करके कि ये जो पहली पंक्ति है ए प्रकार की है, तो दूसरी पंक्ति देखो बिल्कुल इससे अलग है ना, इसमें गोलों के केंद्र एक चीज में नहीं है, तो ये पंक्ति होगी बी प्रकार की। फिर इसके बाद देखो तीसरी पंक्ति, देखो इसमें पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के केंद्र एक सीध में है। ये देखो, इसका मतलब है कि तीसरी पंक्ति ए प्रकार की होगी और इसी प्रकार से चौथी पंक्ति यहाँ पर बी प्रकार की होगी, है ना। तो क्या होता है कि जब हम इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार के निबिड़ संतुलन के लिए हम गोलों की एक पंक्ति व्यवस्थित करते हैं और उस पंक्ति में बने जो गर्त हैं उनमें गोलों की दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है, और इसी प्रकार से अन्य पंक्तियों को गर्तों में व्यवस्थित करते हुए चले जाते हैं। इस व्यवस्था में देखना पहली पंक्ति ए प्रकार की होती है तो दूसरी पंक्ति क्या होगी, बी प्रकार की होगी। तीसरी पंक्ति के गोलों के केंद्र पहली पंक्ति के गोलों के केंद्र की सीध में होते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को जो है, ये तीसरी पंक्ति जो है ए प्रकार की होगी। तो इस प्रकार इस व्यवस्था को हम ए बी प्रकार व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ए बी प्रकार व्यवस्था कहते हैं। अब देखना ध्यान से, इस व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे एक गोला है, ये इसी गोले की बात करें हम, ये गोला देखो, ये 1 2 3 4 5 6 कितने गोलों को स्पर्श किए हुए हैं, यहाँ पर 6 गोलों को स्पर्श किए हुए हैं। जब हमने इसके केंद्रों को मिलाया तो इसका निर्माण हुआ, एक षटकोण का निर्माण हुआ। तो इस षटकोण की वजह से जो है यहाँ पर इसे हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम दिया है। इसमें देखना एक गोला 6 गोलों को स्पर्श किए हुए है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या का मान कितना होगा, यहाँ पर 6। तो देखना कि समन्वय संख्या का मान यहाँ पर 6 हो गया, और इस व्यवस्था में जो है एक षटकोण का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम दिया है ना। तो इसे हम यहाँ पर ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, जो कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन का दूसरा प्रकार है। तो हमने देखा द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक तो है वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसमें मैंने आपको दोनों प्रकार के निबिड़ संकुलन यहाँ पे समझा दिए हैं। अब इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस करना, इससे कमेंट में बताना कि हमें, या एक्स्ट्रा में कॉल करके या मैसेज करके, जैसे भी आप चाहो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, है ना। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, और जैसा कि आपको पता है कि PDF नोट्स हम एंड टू एंड आपको दे रहे हैं, है ना। तो आपसे मैं एक निवेदन करूँगा कि जो भी आपके स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो ग्रुप में हैं, जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी इन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, उनसे कहिए कि वो भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि एक बार बताओ, आपको ये ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास जो दी जा रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई से जोड़े रखना ही है। आपसे हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। आपको पता है कि आपके सभी टीचर्स जो है इन वीडियो को बनाते हैं, है ना। तो वो भी जो है मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत के लिए ही कम से कम आप इन वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से ज़्यादा जो आपके कांटेक्ट में उनसे कहें कि वो भी इन वीडियो को ध्यान से देखें और इनसे रिलेटेड जो कोई भी डाउट है वो हमसे डिस्कस करें। थैंक यू।